हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डेफिनेटली आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो हम लोग जैसा कि कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आपके संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस। तो यहाँ आज मैं आपके सामने संस्कृत की क्लास कंटिन्यू करने वाली हूँ। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार। ठीक है, क्या हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं? वर्ण विचार हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसी को अभी आगे कंटिन्यू करूँगी मैं। ठीक है, हम लोगों ने इसमें माहेश्वर सूत्र और जो भी टॉपिक हैं आसपास की वस्तुओं के नाम, वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्ण विचार। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं या क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आपसे करूंगी। डेफिनेटली क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो किसके ऊपर करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे आज हम लोग व्यंजन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, व्यंजन से क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है, आज सारा A to Z हम लोग यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, व्यंजन को परिभाषित करने के लिए संस्कृत व्याकरण में मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी संस्कृत व्याकरण की बात होती है वहाँ चाहे स्वर की बात की जाए, संधि की बात की जाए, समास की बात की जाए या फिर व्यंजनों की बात की जाए, प्रत्येक वहाँ शब्द को किससे परिभाषित किया गया है, प्रत्येक प्रकरण को वहाँ एक सूत्र से क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो आज हम लोग जैसे कि क्या पढ़ने वाले हैं, व्यंजन। अब व्यंजनों को परिभाषित करने के लिए भी क्या है, संस्कृत में कुछ सूत्र दिए गए संस्कृत व्याकरण में। वो कौन कौन से सूत्र हैं जरा देखेंगे जो व्यंजन को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सबसे पहला सूत्र देखेंगे क्या लिखा है और बहुत ही अच्छे से देखेंगे क्योंकि संस्कृत जो है एक बहुत ही सरल और सुंदर भाषा है। बस क्या है, हमें इसे आराम आराम से तोड़ तोड़ कर पढ़ना है और समझना है। ठीक है, पहला सूत्र हमसे क्या कह रहा है जरा देखेंगे, व्यंजते वर्णांतर संयोगेन द्योत्येत ध्वनि विशेषौ येन तद व्यंजनम। ठीक है, ये इसका पहला सूत्र है। और वहीं देखिए दूसरा जो सूत्र लिखा है वो क्या लिखा है वो भी देख लेंगे, अनवग भवति व्यंजनम। ठीक है, दोनों सूत्र हैं, दोनों सूत्र किसे परिभाषित करते हैं, व्यंजन को परिभाषित करते हैं। आखिर सूत्र में क्या कहा जा रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, व्यंजन वे वर्ण हैं जो किससे, संयोग से, मतलब सहारे से। ऐसे व्यंजन वे ध्वनि विशेष हैं या वे विशेष ध्वनियां हैं जो क्या होती हैं, जो किसी अन्य वर्ण से मतलब किससे है, स्वर से मतलब है, उसके संयोग से क्या की जाती हैं, उच्चारित की जाती हैं। अर्थात यहाँ क्या परिभाषा बनती है संपूर्ण सूत्र से कि व्यंजन वे विशेष ध्वनियां हैं जो किसी अन्य वर्ण के संयोग से या सहारे से उच्चारित की जाती हैं या प्रकट की जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा सूत्र क्या लिखा हुआ है जरा देखेंगे। दूसरा सूत्र हमसे क्या कहता है, अनवग भवति व्यंजनन, अर्थात जो उच्चारण के लिए क्या नहीं है, जो उच्चारण के लिए स्वतंत्र नहीं है, जो उच्चारण के लिए संपूर्ण नहीं है, वे ध्वनियां भी क्या हैं, वे ध्वनियां भी व्यंजन हैं। अगर मैं यही परिभाषा की बात करूं कि आखिर अब व्यंजन वर्णों की क्या परिभाषा बनी, तो यहाँ में एक मूल बिंदु मिला। वो क्या मिला कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं या व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अन्य वर्ण का सहारा लेना पड़ता है या व्यंजन वर्णों की ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है या संयोग लेना पड़ता है। ऐसी ध्वनियों को क्या कहा जाता है, ऐसी ध्वनियों को व्यंजन कहा जाता है। जब सहारा लेना पड़ेगा तो दूसरी बात यहाँ क्या पता चली कि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जो क्या हैं, जो स्वतंत्र नहीं है। किसके लिए स्वतंत्र नहीं है, उच्चारण के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से जब भी हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे या व्यंजनों को लिखेंगे तो हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, हमें अन्य वर्ण भी क्या, अन्य वर्ण यानी कि स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। तब जाके क्या होगा, तब जाके व्यंजन वर्ण संपूर्ण होगा उच्चारण के लिए और लेखन के लिए। ठीक है, तो क्या क्या की पॉइंट्स निकले, सारे की पॉइंट यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे वो कोई भी पॉइंट जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे भी पूछा जाए, देखिए क्या लिखा आ सकता है, व्यंजन किसे कहा जाता है, व्यंजन वे वर्ण जो व्यंजन क्या है, वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण, और वो वर्ण भी क्या, स्वर के सहारे से या संयोग से। ठीक है, किससे, किसी अन्य वर्ण के सहारे से या संयोग से, या फिर हम ये भी कह सकती हैं कि वे वर्ण जो किसी अन्य स्वर के सहारे से या संयोग से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, पहली डेफिनेशन क्लियर है। दूसरा देखिए कि क्या कहा जा रहा है,
स्वतः उच्चारित नहीं होते। अब व्यंजन की क्या विशेषता होगी, ये स्वतः उच्चारित नहीं हो सकते, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते। इनके उच्चारण में हमें क्या करना पड़ेगा, अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि व्यंजन स्वतः उच्चारित नहीं होते, अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उनके उच्चारण में। ऐसे वर्णों को भी क्या कहा जाता है, ऐसे वर्णों को भी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यहीं से क्या बना, जो वर्ण उच्चारण के लिए स्वतंत्र नहीं है, देखिए कुछ भी आए, स्वतंत्र नहीं है, समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, ठीक है, तो वे क्या है, वे सब व्यंजन है, ध्यान रखना। ठीक है, कैसे भी पूछा जा सकता है घुमा के, क्योंकि वहां हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज किया जाता है, और अगर एक भी पॉइंट से अगर आप चूक जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य वर्ण पर आश्रित है, एक तो क्या है, जब वो उच्चारण के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब वो आश्रित है, और किस पर आश्रित है, व्यंजनों पर। तो क्या भी पॉइंट बन सकता है हमारा कि जो वर्ण उच्चारण के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है और अन्य वर्ण पर आश्रित है, उन्हें भी क्या कहा जाता है, उन्हें भी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, देखिए जो अपने को दिया गया है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। यानी कि ये कल्पना ही मत कीजिए आप कि स्वर की सहायता के बिना हम क्या कर सकते हैं, व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं। तो यहीं से इसलिए हमारा क्या पॉइंट बन गया कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता या संभव ही नहीं है, उसे भी क्या कहा जाता है, उसे भी व्यंजन कहा जाता है, उन वर्णों को भी व्यंजन कहा जाता है। यहाँ कोई भी पॉइंट अपना बाकी नहीं रहेगा जिससे आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। देखिए अब जो दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए यहाँ से आपके वो पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे जहां से हमारा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शुद्ध व्यंजन वर्ण को हलंत के साथ लिखा जाता है। जब एक शुद्ध व्यंजन वर्ण को लिखा जाएगा तो उसके नीचे क्या लिखा जाता है, हलंत लगाकर लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, जब भी किसी व्यंजन वर्ण के नीचे अगर क्या लगाए, हलंत लगा है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो व्यंजन अपने शुद्ध रूप में लिखा है, दूसरा मतलब ये है कि अभी इसमें क्या शामिल नहीं है, अभी इसमें हमने स्वर को शामिल नहीं किया है, अभी इसका उच्चारण और लेखन संभव नहीं है। जब हमें शुद्ध व्यंजन वर्ण में क्या जोड़ते हैं, स्वर को जोड़ते हैं, तब जाके वो व्यंजन वर्ण हमारा कैसा होता है, उच्चारण और लेखन के लिए सक्षम हो पाता है, संपूर्ण हो पाता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखना है कि जब भी किसी व्यंजन वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा आ रहा है तो इसका मतलब है कि अभी उसमें क्या नहीं है, अभी उसमें स्वर शामिल नहीं है, अभी वह उच्चारण और लेखन के लिए क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। ठीक है, अगली बात जो यहाँ से अब निकल कर आई कि जो व्यंजन का शुद्ध रूप है, उसका मतलब क्या है कि व्यंजनों को अब हलंत लगे होने के कारण व्यंजन अभी कैसा है, आधा है, पूर्ण नहीं है। तो यहीं से उसका नाम निकल कर आया व्यंजन का। व्यंजन को क्या कह देते हैं, अर्धमात्रिक, चार्धमात्रकम या फिर अर्धमात्रकम। अर्थात वे व्यंजन वर्ण जब अपने शुद्ध रूप में है तो वे क्या कहलाते हैं, तो वो व्यंजन को हम लोग अर्धमात्रिक, चार्धमात्रकम या अर्धमात्रकम अर्थात आधी मात्रा वाला व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। क्योंकि जब तक व्यंजन में स्वर शामिल नहीं है तब तक वो क्या है, अर्धमात्रिक है, चार्धमात्रकम है, यानी कि वो आधा है अभी। अगला देखेंगे जो पॉइंट बनता है, यहाँ से देखिए, व्यंजनों को संस्कृत में हल कहा जाता है। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर काफी टाइम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, माहेश्वर सूत्र, मैंने वहां बहुत ही डिटेल में आपको बताया कि कैसे व्यंजनों को हल कहा जाता है, कैसे सूत्र आते हैं, कैसे कैसे गिनते हैं, हम लोग वो सारी चर्चा मैं आपको कर चुकी हूँ कि कैसे संख्या 33 है, कैसे संख्या 34 है, कैसे संख्या 43 है, कैसे संख्या 44 है, कैसे संख्या वर्णों की संख्या 42 है, कैसे स्वरों की संख्या आपकी 9 है, कैसे स्वरों की संख्या आपकी 13 है। कि ये संख्याओं पे जितनी भी चर्चा है वो मैं आपकी माहेश्वर सूत्र वाले टॉपिक में कर चुकी हूँ। मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है यूपी टेट सुपर टेट 2023 के नाम से, वहाँ सारी वीडियो अपलोडेड है, जितनी भी अभी हम लोगों ने नया सेशन जो स्टार्ट किया है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, परंतु अभी यहाँ आप इतनी बात समझेंगे कि व्यंजनों को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि हल क्या है, हल एक ऐसा प्रत्याहार है जो क्या करता है, जो संपूर्ण व्यंजनों को समाहित करता है, जो सारे व्यंजन हैं वो केवल इस एक प्रत्याहार में शामिल है, हल में। अब कैसे हल में शामिल है वो भी समझ लो, क्योंकि जो सूत्र संख्या कौन सा है,
जो सूत्र 5 है वो कहाँ से है? हयवरट है। सूत्र 5वां क्या है? हयवरट, इसके हा से शुरू होते हैं। और सूत्र 14वां क्या है? सूत्र 14वां जो है वो है हमारा हल, और इसका लेते हैं ला, तब जाके ये हमारा एक पूरा प्रत्याहार बन जाता है हल। इसलिए एक हल ऐसा प्रत्याहार है जो क्या करता है? संपूर्ण व्यंजनों को बताता है। इसलिए संस्कृत में व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा प्रत्याहार है जो क्या बताता है? संपूर्ण व्यंजनों को शामिल करता है, या संपूर्ण व्यंजनों वाले प्रत्याहार का क्या नाम है? तो बताना होगा हल। ठीक है, कैसे, कहाँ से कहाँ तक बनता है, किस सूत्र से किस सूत्र तक? तो ध्यान रखना, सूत्र 5 से लेके सूत्र 14वें के अंतिम इति वर्ण ला तक बनता है। ठीक है, अगली बात, अगर कुल व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कुल व्यंजनों की संख्या आपको कितनी बतानी है? 33 बतानी है। क्योंकि अभी आपने, हम लोगों ने जब माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर जो कुल व्यंजनों की संख्या बैठी है वो कितनी बैठी है? 33। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कहाँ से कहाँ तक आती है? सूत्र संख्या 5 से सूत्र संख्या 14 तक आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग, इसी के आगे मैं आपसे चर्चा करूंगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि माहेश्वर सूत्रों में कितने व्यंजन बताए गए? 33 व्यंजन बताए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब जरा। अब जो 33 व्यंजन वर्ण हैं उनको भी क्या किया गया? अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे और समझते हैं क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट बनते हैं और कैसे कैसे हमें ध्यान रखना है। चलिए अब फटाफट से देखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, ठीक है, अब व्यंजन के कुल कितने भेद हैं? देखिए मुख्य रूप से व्यंजन के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, और जरा समझेंगे कौन कौन से 3 भेद हैं और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो 3 भेद हैं वो सबसे पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो भेद है वो क्या हो जाएगा आपका? अंतस्थ व्यंजन। और इसके जो बाद वाला भेद है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। देखिए जो कुल व्यंजन थे, जो कुल व्यंजन थे वो कितने थे? 33 थे। माहेश्वर सूत्र में हमने कुल व्यंजन कितने पढ़े हैं? 33। उन 33 व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। कौन कौन सा भाग बना? पहला बना आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा भाग आपका जो बना वो क्या बना? अंतस्थ व्यंजन, और जो तीसरा भाग आपका बना वो क्या बना? ऊष्म व्यंजन। अब एक एक करके जरा तीनों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजनों की। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या है जरा समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए नाम ही क्या है? स्पर्श व्यंजन। पहले मैं थोड़ी सबकी संख्याएं बता दूं। ये 33 जो है वो कैसे 3 भागों में विभाजित है, जरा समझ लो। जब स्पर्श व्यंजनों की अभी आपको मैं आगे संख्या पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है आपकी 4। और जो आपके ऊष्म व्यंजनों की संख्या है वो भी कितनी है? वो भी है आपकी 4। तो पहले एक बार ये देख लो, 33 हो गई यानी 25, फिर कितने? 4। तो 26, 27, 28, 29 और फिर 4, 30, 31, 32, 33। इस तरीके से हो गए आपके पूरे 33 व्यंजन। जो माहेश्वर सूत्र में हमने 33 व्यंजन पढ़े हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कोई पूछे व्यंजनों के कितने भेद हैं तो आंसर कर देना 3 भेद हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। 2 की 4 है और 1 की संख्या कितनी है? 1 की संख्या है 25। अब थोड़ी देर एक एक करके बात करूंगी, पूरी चर्चा करेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजनों पे। ठीक है, क्योंकि कई सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं तो हमें लिख के पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? स्पर्श व्यंजन। तो
भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्या है? सबसे जो पहला पॉइंट यहाँ बनता है वो क्या बनता है? देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श किया जाता है। क्या डेफिनेशन बनी कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या करते हैं? मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श किया जाता है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श किया जाता है, क्योंकि इनमें हम क्या करते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हम लोग मुख के विभिन्न भाग, अब वो भाग भी कौन कौन से अभी मैं आपको बताऊंगी। जब मुख के विभिन्न भागों का क्या किया जाता है? स्पर्श किया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से भाग हैं, जरा वो भाग भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा जानेंगे उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, तो ये तो हो गई आपकी परिभाषा कि मुख के विभिन्न भागों का क्या किया जाता है? स्पर्श किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात जो अपने को यहाँ ध्यान रखनी है, दूसरा पॉइंट, इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या अभी मैंने आपको बताई थी, संख्या है इनकी 25, ठीक है। कितनी संख्या है? 25। संख्या 25 कैसे, जरा वो भी समझेंगे। एक तो इन 25 को भी क्या किया गया? विभाजित किया गया 5-5 वर्गों में, ठीक है। ये 5 वर्ग में विभाजित हैं, ठीक है। किसमें विभाजित हैं? 5 वर्ग में विभाजित हैं। ये 25 वर्ण जो हैं वो 5 वर्ग में विभाजित हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप चाहें तो लिख लीजिए, 25 तो क्या है? ये व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वर्ण है, इनके 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। क्लियर हुआ? तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25। ये 25 किसमें विभाजित हैं? 5 वर्ग में विभाजित हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। तो जब वर्ग 5 है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, तो 25 हो गए आपके 25 वर्ण। अभी मैं सारे लिख के दिखाऊंगी कौन कौन से हैं। अगली बात जो ध्यान रखनी है, इन स्पर्श व्यंजनों का लघु नाम, इन स्पर्श व्यंजनों का जो लघु नाम है वो क्या है? लघु नाम कुच टू तु पु। क्या है? कु, चु, टू, तु और पु। जैसे हिंदी में होता है कचट तक, वैसे ही संस्कृत में इन 5 वर्ग, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन है वो 5 वर्गों में विभाजित हैं। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। इन्हीं वर्गों का जो लघु नाम है वो क्या है? लघु नाम, आप पूरा पॉइंट लिख सकते हैं, 5 वर्गों का लघु नाम। 5 वर्गों का लघु नाम, जो 5 वर्गों का लघु नाम है वो क्या है? कु, चु, टू, तु, पु, ठीक है। जैसे ही संस्कृत में अगर कु, चु, टू, तु, पु लिखा जाए, इसका मतलब समझ जाइए किसकी बात हो रही है? स्पर्श व्यंजनों की बात हो रही है, ठीक है। तो लघु नाम क्या है? कु, चु, टू, तु, पु। तो अब इसलिए यहां पर जो निकल कर आया अगला बिंदु, वो क्या निकल कर आया? स्पर्श व्यंजनों के अन्य नाम। स्पर्श व्यंजनों के अन्य नाम। तो स्पर्श व्यंजनों के अन्य नाम क्या क्या निकल कर आए? एक तो देखिए इनके लघु नामों से इसका नाम निकल कर आया। इसका नाम क्या निकल कर आया? उदित वर्ण। क्योंकि आप जब इनको पढ़ेंगे लघु नामों को,
तो आप देखिए पू, चू, टू, तू, पू, इनके अंत में क्या आ रही है, ऊ की मात्रा की ध्वनि आ रही है, जिसकी वजह से इन्हें क्या कह दिया जाता है, इन्हें कह दिया जाता है उदित वर्ण या उदित व्यंजन वर्ण, कुछ भी लिखा आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात, ये 5 वर्गों में विभाजित थे, तो इसलिए इन्हें क्या भी कह दिया जाता है, वर्गीय व्यंजन वर्ण, वर्गीय व्यंजन वर्ण। या फिर कुछ लोग अब जैसे कि 5 वर्गों में विभाजित हैं तो क्या भी कह देते हैं, पंचवर्गीय व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है। क्या क्या नाम हो गया देखेंगे जरा। सबसे पहला नाम तो क्या ही है, स्पर्श व्यंजन, दूसरा नाम क्या हो गया, उदित वर्ण, अगला नाम क्या हो गया, वर्गीय व्यंजन वर्ण, और अगला नाम क्या हो गया, पंचवर्गीय व्यंजन वर्ण। इनमें से कोई सा भी नाम आ जाए आपको तुरंत पता होना चाहिए किसकी बात की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है 25 स्पर्श व्यंजनों की। इतनी बात क्लियर हुई कि भाई क्या क्या इनके नाम कैसे पड़ा, इनका स्पर्श व्यंजन, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श किया जाता है। भाग कौन कौन से हैं, वो कौन से भागों का स्पर्श किया जाता है, तो क्या क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। जब हम क्या करते हैं, जब हम मुख के विभिन्न भाग, अब वह भाग कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ जैसे भागों का क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, संख्या है 25, और इन 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया। यहीं पे एक लाइन और ध्यान रखिए कि 5 वर्गों में तो विभाजित किया गया, और प्रत्येक वर्ग में भी कितने वर्ण हैं, प्रत्येक वर्ग में भी 5-5 वर्ण हैं। अगला पॉइंट यहाँ से निकल कर आया कि जो 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्गों का जो लघु नाम है वो क्या है, कु, चु, टू, तू, पू है। अब यहाँ से अगला बिंदु जो निकल कर आया वो क्या आया कि स्पर्श व्यंजनों के अन्य नाम, मतलब हम लोग उनको और किन किन नामों से जानते हैं, तो हम उन्हें उदित वर्ण, क्योंकि इनके लघु नाम में क्या है, ऊ की मात्रा की अंतिम ध्वनि है, जिसकी वजह से हम इन्हें उदित वर्ण कहते हैं। उन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, वर्गों में विभाजित होने के कारण, 5 वर्गों में विभाजित होने के कारण हम इन्हें पंचवर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इनके अन्य नाम। इतनी बात सभी को क्लियर है, इतनी बात। अगर आगे बढ़ेंगे, अब मैं आपको पूरा चार्ट बना के बताऊंगी स्पर्श व्यंजनों का, और वहां से हमारा एक बिंदु और निकल कर आएगा, वो हम ध्यान रखेंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे जरा। स्पर्श व्यंजन को आज हम लोग क्या है, बिल्कुल लास्ट करेंगे। जो जो पॉइंट हमारा वहां बन सकता है सारी बातें हम लोग करेंगे। चलिए तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ेंगे जरा। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये वर्ग का नाम यहां पे लिखेंगे वर्ण, और फिर लिखेंगे उच्चारण भाग, कहां से मतलब उच्चारित किया जाता है, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं। सबसे पहला है कुवर्ग, कु, चु, टू, तू और पो, ठीक है। सबके आगे वर्ग जोड़ देंगे क्योंकि प्रत्येक वर्ग का लघु नाम होता है, ठीक है। अब देखेंगे जरा कौन कौन से वर्ण आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले कुवर्ग देख रहे हैं तो क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। फिर देखेंगे च, छ, ज, झ, इया। अगला देखेंगे ट, ठ, ड, ढ और अण। तथा द, ध, न और प, फ, ब, भ और म, ठीक है।
अब आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रत्येक 5 वर्ग हैं। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और ये 5वां वर्ग। ठीक है, अब कुवर्ग में क्या क्या आते हैं? क ख ग घ घ और अंग। कहीं कहीं इनके नीचे हलंत भी दे देते हैं, तो हलंत लगा है इसका मतलब शुद्ध रूप में लिखा है, वहां भी स्वर शामिल नहीं है। और ऐसे भी लिख के दे सकते हैं क्योंकि अब उच्चारण के लिए समर्थ है। ठीक है, इनमें स्वर मिला हुआ है। चू वर्ग में क्या क्या आते हैं? च छ ज झ इया। और टू वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा। तू वर्ग में त थ द ध न। और पू वर्ग में प फ ब भ म। ठीक है, तो पांचों वर्ग क्या हो गए? कुचु टु तु पू। पांचों वर्गों में ये 25 व्यंजन होगा। अगर आप गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अब जो कु वर्ग है कहाँ से उच्चारित किया जाता है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। फिर चू वर्ग जो है कहाँ से उच्चारित किया जाता है? तालु से। फिर क्या है? ये कहाँ से उच्चारित किया जाता है? मूर्धा से। फिर देखेंगे ता वर्ग जो है कहाँ से उच्चारित किया जाता है? दंत से। दंता या दंत भी लिखा आ सकता है। ठीक है, दंत से। और पू वर्ग जो है कहाँ से उच्चारित किया जाता है? ओष्ठ से। ठीक है, ओष्ठ से। तो अभी जस्ट ही आपको इसकी परिभाषा ऐसे ही निकलती है कि जब ये क्या होता है, जब इनका उच्चारण, जब इनके उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का क्या किया जाता है? स्पर्श किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कु वर्ग कंठ से, चू वर्ग तालु से, फिर टू वर्ग मूर्धा से, तू वर्ग दंत से और पू वर्ग ओष्ठ से। यहीं पे एक बात और जाननी है, जो प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है? जो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। ठीक है, कौन सा वर्ण है? प्रत्येक वर्ग का जो ये पंचम वर्ण है, इसे इन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्येक वर्ण के पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण क्या कहा जाता है? क्या? अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण। ठीक है, प्रत्येक पंचम वर्ण को क्या कहा जाता है? अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, प्रत्येक वर्ण के पंचम वर्ण को। ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से होता है, इसलिए क्या कहते हैं? इन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप इतनी सारी बात आपको क्लियर है कि कैसे हम लोगों ने स्पर्श व्यंजनों के बारे में पढ़ा। तो डेफिनेटली स्पर्श व्यंजनों से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा वो खत्म हो गया होगा। बाकी की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जहां मैं आपको इसके अंतस्थ व्यंजनों के पूरे की पॉइंट्स के साथ अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और व्यंजनों का एक और प्रकार संयुक्त व्यंजन, उन सबको हम लोग कल स्टडी करेंगे डिटेल में। तो डेफिनेटली आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, प्यारा प्यारा कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपको डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट यहाँ से मिलेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।